नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे खेती से आई तब्दीलियाँ, ये जो पाठ है इसका जो दूसरा भाग है आज हम वो देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से खेती में अलग अलग तब्दीलियाँ आई थी। तब्दीलियाँ यानी मैंने आपको बताया था परिवर्तन या बदलाव। तो आज हम इसका जो भाग 2 है वो देखने वाले हैं मित्रों। ठीक है, भाग 2 देखेंगे। ये जो एक पत्र है, ये पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो बेटी है, उनकी प्रिय बेटी इंदिरा गांधी, उन्हें ये पत्र लिखा था। और इसमें उन्होंने क्या जानकारी दी थी? इसमें उन्होंने आदिम काल की जानकारी दी थी। किस प्रकार से उनका मानना था कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि हर एक आदमी अपना गुजर बसर ये शिकार के माध्यम से करता था। लेकिन शिकार मिलना भी हमेशा आसान नहीं हुआ करता था। कभी कभी शिकार न मिलने के कारण उनको भूखा ही रहना पड़ता था। फिर धीरे धीरे काम बढ़ने लगे, मतलब मर्द और औरत के बीच में। मर्द क्या करने लगा था? शिकार करने लगा था। और औरत जो थी वो घर में बच्चों की देखभाल करती थी और जो भी पालतू जानवर उनकी निगरानी करने का काम करते थे। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ मित्रों? खेती करना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे हमें बताया है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे खेती करना शुरू हुआ और फिर काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कोई लोग शिकार करते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग हल चलाते थे। इस प्रकार से उनका जो काम था वो बढ़ गया था। कुछ लोग शिकार करने लगते थे, कुछ खेती करते, कुछ हल चलाते थे। फिर उसका एक अच्छा नतीजा हुआ कि गांव और कस्बे बसने लगे। गांव और कस्बे बसे, लोग अभी एक जगह रहने लगे थे। खेती के लिए पहले इधर उधर घूमना पड़ता था उनके मतलब शिकार करने के लिए। अभी वो क्या हो गया? घूमना बंद हो गया था, क्योंकि ज़मीन आ गई थी। ज़मीन आने के बाद खेती के लिए अभी उनको एक जगह पर रहना रुकना बहुत ज़रूरी हो चुका था मित्रों, जिस वजह से वो ज़मीन को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर वो ज़मीन को छोड़कर जाते तो काफ़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि उनकी जो फसल है वो जानवर नष्ट करने का भी धोखा लगा रहता था। तो हमने यहाँ तक देखे थे। अभी आगे का पार्ट आज देखेंगे। तो हमने यहाँ तक देखा था मित्रों पहले भाग में। आज हम इसके आगे का भाग देखेंगे। ठीक है, तरह शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। मतलब अभी क्या हो गया? आदमी की ज़िंदगी सुलभ हो चुकी थी, अब वो पहले से आसान होने लगी थी। पहले काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जब वो सिर्फ जो शिकार पर जब वो अवलंबित थे, जब वो शिकार पर ही अपना गुजर बसर करते थे, तब उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी। उनको रोज़ उठकर शिकार करना ही पड़ता था। अगर शिकार न मिलता तो वो भूखे रहते थे। इस प्रकार की उनका जीवन था। लेकिन खेती करने के वजह से उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई, आराम होने लगा था। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से ज़्यादा आसान था। मतलब सारे दिन शिकार करने से ज़्यादा आसान था अनाज पैदा करना, क्योंकि अनाज एक ही जगह पर रहकर उनको पैदा करना था। शिकार करने के लिए उनको कई कई जगह पर घूमना पड़ता था, वो काफ़ी मुश्किल हो चला था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वह एकदम खा नहीं सकते थे। मतलब इतना कि मतलब अनाज पैदा होता था कि वो एकदम नहीं खा सकते थे, इसे वह सुरक्षित रखते थे। मतलब शिकार कैसी था? जब शिकार करते थे उनको शिकार तुरंत खा लेना पड़ता था, लेकिन जो अनाज था वो काफ़ी दिनों तक उस पर निर्भर रह सकते थे। काफ़ी दिनों तक उस पर खुद का गुजर बसर वो कर पाते थे मित्रों। तो ये अच्छी बात उनके लिए हो गई थी, आसान भी हो गया था। तो ये सब चीज़ें वो अभी करने लगे थे। एक और मज़े की बात सुनो आदमी, अभी और एक मज़े की बात है और जो आपको सुनना है मेरे इससे, कि जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। मतलब वो कुछ भी मतलब जमा नहीं कर सकता, कुछ भी खुद की सेविंग नहीं कर सकता था, बचत नहीं कर सकता था।
वो सिर्फ अपना पेट ही पाल सकता था, मतलब उसमें जमा करने लायक कुछ भी क्षमता नहीं रहती थी और वो सिर्फ अपना पेट ही पाल सकता था। उसके पास बैंक न थे, मतलब कोई प्रगति नहीं थी, सिर्फ शिकार करना ही वो जानता था। शिकार 1-2 दिन रख कर ही वो अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके पास बचत करने के लिए बैंक थी जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। बैंक आने के बाद आपको पता है कि आपके कमाई का कुछ हिस्सा जो आपको फ़िलहाल उपयोग नहीं है उसे हम बैंक में रखते हैं ताकि वो बैंक में सुरक्षित रह सके और जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम उन्हें वहाँ से निकाल सके। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। मतलब हमने देखा है कि उसको अगर अपना पेट भरना है तो रोज़ शिकार करना ज़रूरी था उसके लिए। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था और खेती में कैसी था, उसे एक फसल से बहुत ज़्यादा ये मिल जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा खाने के लिए अनाज उसे मिल जाता था, तो काफ़ी दिनों तक आराम से रह सकता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता। अतिरिक्त यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा है। अतिरिक्त यानी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसे वो क्या करता था मित्रों, उसे वो जमा करके स्टोर करके रख देता था कि वो भविष्य में उनके काम आ सके। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, जो भी अतिरिक्त अनाज था उसे धीरे धीरे स्टोर करना शुरू कर दिया। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि उसमें ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ही उनके लिए ज़रूरी था, उससे ज़्यादा उनको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पेट भरने के बाद वो अनाज उनके कुछ मतलब रखने के लिए काम आता था। आप यहाँ पे देखो किसान किस प्रकार से खेती कर रहा है अपनी फसल में, अपनी खेत में। तुम्हें मालूम है कि अनाज कल बैंक खुले हुए है जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अभी प्रगत देश हो रहा है तो बैंक निकल चुके हैं जिसमें चेक के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं। अभी तो काफ़ी प्रगति हो चुकी है, अभी तो चेक की भी आवश्यकता नहीं है। अपने पास एटीएम मशीन आ चुकी है, तो आप एटीएम के माध्यम से गांव-गांव में एटीएम खुल चुके हैं। किसान काफ़ी प्रगत हो चुका है, किसान को ऑनलाइन सब चीज़ें अभी पता है। पहले से ज़्यादा आज वो समृद्ध है, पहले से ज़्यादा आज वो विकसित है, पहले से ज़्यादा वो आज साइंटिफिक पद्धति से खेती कर रहा है, जो पहले के ज़माने में नहीं कर पाता था क्योंकि उतने उसके पास संसाधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। आज उसके पास काफ़ी संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी अधिक जानकारी पता है, जिसके वजह से वो काफ़ी नए नए ढंग से खेती करके अनाज, विविध प्रकार का अनाज उगाकर उत्पन्न कर ज़्यादा अपनी उपजीविका और ज़्यादा कमा सकता है। ये रुपया कहाँ से आता है? अब ये रुपया जो लिखते आते हैं, ये रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों की एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसी रुपया है जिसको वो खर्च नहीं करना चाहता, उसकी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत से ऐसी पैसा होता है कि जो हम खर्च नहीं करते, तो उसे हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं, जिसको हमें इमीडिएट समय में, मतलब तात्कालिक इस परिस्थिति में उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे पैसों को हम बैंक में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं। इसे हम कहाँ रखते हैं, हम बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और उन्हीं लोगों को मालदार या अमीर समझा जाता है जिनके पास अतिरिक्त पैसा है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो गरीब है, और जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास बैंक में पैसा नहीं है, उन्हें हम गरीब मानते हैं। तो इस प्रकार से जो व्याख्या है वो की जाती है अमीर और गरीब की।
आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। मतलब ये जो अतिरिक्त रुपया है वो कहाँ से आता है, उसके आने का माध्यम क्या है वो हमें जानना है मित्रों। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है वो खाली हाथ रहना पड़ता है। मतलब आपको पता है कि ये बात गलत है कि जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा कमाता है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। मज़दूर लोग दिन भर काम करते हैं, वह अधिकारियों से कम पैसे कमाते हैं, हमने देखा है। अधिकारी आराम से एसी में बैठते हैं, फिर भी उन्हें महीनों का ज़्यादा वो कमा लेता है, उनकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये गलत बात है। जो पसीना बहाता है उसका हाथ भी कभी कभी खाली होता है, क्योंकि काम करना और स्मार्ट काम करना इसमें काफ़ी फ़र्क होता है मित्रों। तो आपने देखा है कि अभी जैसी फसल काटने का सीज़न है, जिसमें बाहर से जो मज़दूर लोग को लाया जाता है और उनके द्वारा जो भी फसल है वो काटी जाती है, तो बेचारे दिन भर काम करते हैं और जिनकी फसल होती है वो बड़े बड़े किसान होते हैं, वो घर में बैठ के आराम से मतलब वो उस पर निगरानी रखते हैं। तो स्मार्ट काम कौन कर रहा है? जो घर में बैठे, और जो पसीना बहा रहा है वो उनके पास ज़मीन न होने के कारण, गरीबी होने के कारण उनके पास हाथ में पैसा नहीं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं जो ज़्यादा पसीना बहाता है उसके पास ज़्यादा पैसा। कितना बुरा इंतज़ाम है, मतलब ये जो व्यवस्था है वो कितनी बुरी व्यवस्था है, ऐसी नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा काम कर रहा है मतलब उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा ही पैसा आना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। मतलब ये जो इंतज़ाम है ये कोई गलत इंतज़ाम है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो स्कूल से कोरोना के कारण बंद है, कोरोना के कारण बंद होने के कारण भी जो शिक्षक है, कुछ शिक्षक काम कर रहे हैं ऑनलाइन पद्धति से, विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षक आराम से घर पे बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि उनको घर के बैठने के बावजूद उनको पूरी तनख्वाह उनकी मिल रही है, उनकी गुजर बसर अच्छे से हो रही है। वहीं पर ये जो मज़दूर लोग हैं इनको इस प्रकार से कोई छूट नहीं है। अब इतनी बड़ी बीमारी आने के बावजूद इनको खेती में जाके काम करना ही पड़ता है, तभी वो 2 वक्त की रोटी खा सकती है। तो ये जो इंतज़ाम है ये कहीं ना कहीं गलत है मित्रों। जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझे भी आज पेमेंट पूरी की पूरी मिल रही है, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसका मुझे समाधान है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि मुझे जो तनख्वाह मिल रही है वो मेरी काम से बहुत ज़्यादा है, ऐसे मुझे भी लगता है। तो ये जो पैसा है इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो सरकार ने ऐसे लोग तबके के लिए काम करना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि सभी को कुछ न कुछ प्रमाण में अच्छी जीवन जीने का व्यवस्था होनी चाहिए मित्रों। अभी शायद तुम यही बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। मतलब ज़्यादा आप ध्यान न दो या बुद्धि मत नहीं लगाओगे इसमें, क्योंकि आपको ये बात समझती नहीं है। जब समझेगी तब आपको पता चलेगा, जब आप बड़े होगे, जब आप काम करने लायक होगे, तब आपको काम का महत्व और काम से मिला हुआ पैसे का महत्व समझेगा। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी, ऐसी वो इंदिरा गांधी जी से कह रहे हैं। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। मतलब अभी फ़िलहाल तुम इतना ही जान लो कि खेती करने के कारण उन्हें इतना पर्याप्त खाना मिलने लगा कि उन्हें अभी ज़्यादा खाना मतलब उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा कि जिसमें वो खा नहीं सकते थे, जिसे वो जमा कर लिया करते थे। तो उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक थे। मतलब आदिम युग में आपको पता है न रुपए थे न बैंक था। जिनके पास बहुत सी गाय, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था उसी को ही अमीर कहते थे। मतलब तब की जो अमीरों की व्याख्या थी वो आज से अलग है। आज अमीरों की व्याख्या कैसी है? बड़ा घर, बड़ा बंगला, कार, गाड़ियाँ, ऐशो आराम, खेती, सभी चीज़ उनके पास है। प्रॉपर्टी, धन, सोना, चांदी, सभी तरह के मूल्यवान आभूषण, उसे हम अमीर कहते हैं। और गरीब जिसके पास रहने को घर नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं,
तो ऐसी व्यक्ति लोगों को हम गरीब कहते हैं। तो ऐसे ये उनके पिता जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये भावनिक पत्र लिखा है जो उनके समझ के अनुसार था। ठीक है, तो अभी इस पर हम होमवर्क देते हैं। तो मित्रों, आज आपको कुछ प्रश्न मैं जो आज हमने परिच्छेद पढ़ा है उसके आधार पर देना चाहता हूँ। तो आप इसको परिच्छेद के आधार पर छुड़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मित्रों, देखिए, पहले के ज़माने में अमीर इसे कहते थे, गरीब इसे कहते थे, तो किसे कहते थे वो आपको इस संजाल में लिखना है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मित्रों, दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी बुरा इंतजाम किसे मानते थे? नेहरू जी बुरा इंतजाम किसे मानते थे, वो प्रश्न का उत्तर आपको परिच्छेद में ढूंढकर लिखना है। सभी उत्तर परिच्छेद में दिए हुए हैं। अमीर कौन कहलाता था? पहले के ज़माने में अमीर कौन कहलाता था, उसे भी आपको लिखना है। तो ये सभी प्रश्न आपको परिच्छेद के आधार पर ज़रूर मिल जाएंगे। आपको इसको लिखना है और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करना है मित्रों। और इसके बाद हम स्वाध्याय देखेंगे और अगले पार्ट में हम ज़रूर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।